हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा आप में। तो प्यारे विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है महाजनपद। क्या नाम है? हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं महाजनपद पढ़ने जा रहे हैं। जनपद पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम लोग हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को देखने वाले हैं जो कि आपके यह जो टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे। यह एक छोटा सा चैप्टर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, और जो भी है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यह जो महाजनपद है यह आपका बहुत ही छोटा चैप्टर होने वाला है। तो थोड़ा सा अगर इस पे आप ध्यान देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इससे आराम से क्लियर मतलब तैयार कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, कि जो भी हमारे विद्यार्थी हैं वह वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक, तो इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए। और लाइक करने के साथ ही साथ अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड को, किसी भी मित्र को इस लेक्चर का लाभ देना चाहते हैं तो उन्हें शेयर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड हर एक चीज़ों को। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको हम इसके पहले बता चुके हैं कि जो हमारा था क्या था, वैदिक काल था। क्या था? वैदिक काल जो था, यह जो हमारा था, एक मिनट, चलिए हम आपको बता चुके हैं इसके पहले ही कि यह जो वैदिक काल है, ठीक है, वैदिक काल जो है, यह जो हमारा वैदिक काल है, इसका जो टाइम पीरियड है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो 600 ईसा पूर्व तक यह समाप्त हो जा रहा है। तो जस्ट इसके बाद ही हमारा यह महाजनपदों का उदय होता है। और आज इसी के उदय के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, महाजनपदों का। ठीक है, देखिए जनपद मिलकर महाजनपद बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले। तो इसका जो टाइम पीरियड है स्टूडेंट्स, 600 ईसा पूर्व यानी कि 600 बीसी से लेकर के हमारा रहने वाला है 300 बीसी तक। ठीक है, 300 बीसी तक यह हमारा रहने वाला है। क्या महा जो जनपद है यह क्या है, देख लो यहाँ पे, महाजनपद। ठीक है, यह जो है यह रहने वाला है 600 बीसी से लेकर के 300 बीसी तक। ठीक है, 300 बीसी तक यह हमारा टाइम पीरियड है इसका, तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं अपने टॉपिक की ओर और आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसको देखने से पहले थोड़ा सा मैं यहीं पे आपको समझा दूं। देखिए प्रारंभ के जो हमारे भारतीय इतिहास जो था, उसमें 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व को परिवर्तनकारी काल के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। 6ठी शताब्दी से पहले यानी कि हमारा जो वैदिक सभ्यता था, और वैदिक सभ्यता में भी हमारा जो लेटर वैदिक था, यानी कि उत्तर क्या है, एक था रिंग वैदिक और एक था हमारा जो था क्या था, एक मिनट स्टूडेंट्स, उत्तर वैदिक काल था, यानी कि लेटर वैदिक काल था। तो उत्तर वैदिक काल को हम लोग एक परिवर्तनकारी काल के रूप में मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसका रीज़न है कि उसी समय एक विशेष जो लोहा है ना, उसका खोज किया गया था, और उस लोहे की खोज के कारण उसे परिवर्तन काल भी माना गया, क्योंकि उस लोहे से आज अनेकों चीज़ें, आप उस लोहे को परिवर्तन कर रहे हैं और अनेकों चीज़ें उससे बनाई जा रही है। तो इसलिए उसी टाइम से यहाँ पे इसी वजह से उस टाइम को परिवर्तनकारी काल के रूप में महत्वपूर्ण माना जाने लगा। ठीक है, देखिए यह काल प्रायः प्रारंभिक काल जो काल था, राज्य था, जिसमें लोहे के बढ़ते प्रयोगों और सिक्कों के विकास के लिए जाना जाता था। यही बातें मैं अभी आपको बताया हूँ
कि यह जो लेटर वैदिक काल था उस टाइम लोहे का खोज हुआ, लोहा वहाँ से प्राप्त हुई, जिसके कारण उसको परिवर्तनकारी काल के रूप में माना जाता है। देखिए यहाँ से अब आते हैं इस टॉपिक पे। देखिए इसी समय में बौद्ध और जैन सहित अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। कब? जब महाजनपदों का उदय हुआ तब 600 बीसी से लेकर के 300 बीसी, यानी कि 600 के बाद। देखिए बौद्ध और जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद महाजनपदों एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। बौद्ध और जैन धर्मों के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम के 16 राज्यों का विवरण मिलता है। सॉरी स्टूडेंट्स, कोई मिस प्रिंटिंग नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है कि बौद्ध और जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम के 16 राज्यों का विवरण मिलता है। 16 राज्य का विवरण मिलता है। कहाँ पे मिलता है? एक ग्रंथ है जो कि बौद्ध धर्म का है, अंगुतर निकाय, जो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन जो बेचैन प्रकार के स्टूडेंट्स हैं लिख ले अंगुतर, ठीक है। अंगुतर निकाय जो है इसे में आपको देखने को मिलता है इस 16 जनपदों का नाम। चलिए इस पे विशेष रूप से हम लोग अपना जो बौद्ध धर्म का जो चैप्टर है उसमें हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, महाजनपदों के नामों की सूची इन ग्रंथों में समान नहीं है, यानी कि एक बराबर नहीं है, परंतु यहाँ पे क्या है, परंतु वाणिज्य, मगध, कुशल, कुरु, पंचाल, यह सारे क्या हैं? 16 जनपद हैं, सबके सब जनपद हैं, ठीक है। देखिए इन जनपदों को मिलाकर ही महाजनपद का निर्माण हुआ है, ठीक है। सुनिएगा, गंधार और अवंती जैसे नाम अक्सर मिले हैं, ठीक है। तो यह सारी पॉइंट में से आपको मुख्य रूप से यही याद करना है जो मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, यह जो महाजनपद है आपका, यह जो बुद्ध के जन्म के पूर्व यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 जनपदों में बांटा हुआ था, ठीक है। यह इसका जो आरंभ हुआ 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व से पहले हुआ है, ठीक है। इतना तो आप बातों को समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो चलिए मेरे एक पॉइंट को और समझिएगा, और यहाँ पे आपको मुख्य रूप से याद रखने की यही बातें हैं जो मैं आपको बता दिया हूँ, और कि इसका उद्भव कैसे हुआ, क्या कारण था कि इसको परिवर्तनकारी काल कहा गया है, और भी अनेकों पॉइंट हैं इसमें। उस सारी चीज़ों को आपको सभी को याद रखना है। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर इतना आ गए हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पे और ध्यान देंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ देखने को आपको मिलेगा, देखिए अधिकांश महाजनपदों पर राजा का ही शासन रहता था। यह तो उस टाइम की बात है जब राजा महाराजा हुआ करते थे। तो जब उस टाइम राजा होते थे तो जनपदों पे, महाजनपदों पे राजा का ही अधिकार रहेगा, ठीक है। परंतु गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्य था। क्या था? गण और एक संघ राज्य था। क्या था नाम स्टूडेंट्स? एक था गण और एक था संघ। लिख लो यहाँ, गण और संघ जो था, और जो संघ था, यह जो दोनों राज्य थे बहुत ही प्रसिद्ध थे। इन राज्यों में लोगों का समूह शासन करता था। क्या? राज्यों के लोगों का समूह। यह जो दो राज्य हैं इस पर उन राज्य में रहने वाले लोग का जो समूह होता था वही राज्य करते थे। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की बातें नहीं है। आप समूह समझ रहे होंगे, समूह किसे कहते हैं। इसमें अगर हम एक्सप्लेन इस सारी चीज़ों को करेंगे तो गलत बातें हैं। इतने छोटे छोटे पॉइंट को आप समझ जरूर रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उन पे क्या राज करता था दोनों राज्यों में? तो वहाँ उस राज्य के जो समूह थे, समूह वाले लोग थे, लोग वही शासन करते थे। देखिए इस समूह का हर एक व्यक्ति राजा कहलाता था। वहाँ पे यह नियम था कि वह समूह में जितने भी व्यक्ति रहते थे, ठीक है,
समूह में जितने भी व्यक्ति रहते थे वह सभी के सभी राजा कहलाते थे। क्या कहलाते थे विद्यार्थी? राजा कहलाते थे। ठीक है, सबके सब राजा कहलाते थे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। देखिए, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। यह जो गण है, यह गण देखने को आपको जो यहाँ मिल रहा है, यह जो गण है, इन्हीं गणों से संबंधित जो हमारे थे भगवान महावीर और भगवान बुद्ध थे, यानी कि गौतम बुद्ध, जिनके बारे में, इन दोनों महान व्यक्तियों के बारे में हम लोग एक एक करके पूरे मतलब इन दोनों महान व्यक्ति जो हैं हमारे, इन पे हम लोग एक पूरा क्लास रखेंगे, क्योंकि यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं और आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं वो दोनों चैप्टर। ठीक है, पहले इसका उद्भव के बारे में आप समझिए, तब आप आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ गए कि यह जो भगवान महावीर और भगवान जो बुद्ध थे वह इसी गणों से संबंधित थे। हर एक महाजनपद की राजधानी थी। जितने भी महाजनपद हैं, यह 16 का 16 इनकी राजधानियाँ थीं। ठीक है, जिन्हें किले से घेरा गया था। क्या? किले से घेरा गया था। तो प्रिय विद्यार्थी, यह जितने भी मैं बातें बताया हूँ, यह आपको पूरी बातें याद नहीं रखनी है। याद रखना है यही कि गण और संघ दो ऐसे राज्य थे जिस पे लोगों का समूह राज्य करता था, और यही जो गण हैं, इसी गण से संबंधित जो हमारे महावीर स्वामी और भगवान गौतम बुद्ध संबंधित थे। ठीक है, यह सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, और टोटल हमारे 16 जनपद हैं। यह जो पॉइंट है, मेजर पॉइंट, इसको याद रखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपको हम बता चुके हैं कि 16 हमारे जनपद हैं। क्या बताए हैं? कि 16 हमारा जो जनपद है, यह हम आपको बता चुके हैं 16। और इस 16 जनपदों का जो है राजधानी भी है, धानी भी है। तो चलिए इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं, क्योंकि अति महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण होने के कारण आपको सारी चीज़ें जाननी चाहिए और सभी का ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है महाजनपद, यहाँ पे लिखा है राजधानी, और इनके आधुनिक क्षेत्र हैं वह भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, महाजनपद यानी कि राज्य। ठीक है, देखिए पहला जो है हमारा अंग है। क्या है? अंग। और अंग का जो राजधानी है चंपा है। प्रिय स्टूडेंट्स, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौशल का राजधानी कहाँ पे अवस्थित है। तो जान रहे होंगे तो आप उसका उत्तर अवश्य देंगे, अगर नहीं जान रहे होंगे तो वहीं ऐसा गोल गोल जो होता है यहीं लेकर के प्राप्त करके आप लौटेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर जो विद्यार्थी ज़्यादा ज्ञानी बन रहे हैं और कह रहे हैं कि सर इतना डीप क्यों पढ़ा रहे हैं, वह इस बात को समझें कि मैं डीप क्यों पढ़ा रहा हूँ। आपको तो इससे जानकर अत्यंत खुश होना चाहिए कि जो हमारे मास्टर हैं, जो हमारे टीचर हैं, वह हर एक पॉइंट को कवर कर रहे हैं, ताकि हमारा हर एक क्षेत्र जो है मजबूत हो सके, और हम जब रणभूमि में जाएं तो हमें कोई परास्त ना कर सके। लेकिन यह तो बात आप लोगों की समझ आएगी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, जिसको समझ में आ रही है अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रही है तब भी अच्छी बात है। तो अंग का जो राजधानी है वह चंपा है, और इसका जो क्षेत्र है भागलपुर और मुंगेर, यानी कि यह जो है बिहार में है, मुख्य रूप से बिहार की ओर इसका ज़्यादातर क्षेत्र है। दूसरा है जो मगध। प्यारे विद्यार्थी, मगध जो है, मगध का जो अब नया आधुनिक जो नाम है वह क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। और यह जो मगध है अभी फ़िलहाल कहाँ अवस्थित है और किस जगह पे अवस्थित है, मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ बातें इसमें मेंशन की गई है, लेकिन अब यह हम आपको बताने चल रहे। देखिए, गिरिव्रज है मगध की राजधानी, और एक था राजगिरी। देखिए विद्यार्थी, आपको मगध की राजधानी दो देखने को मिल रही है। आखिर इसका कारण क्या है?
जब इसका कारण आप जानने चलेंगे तो थोड़ा सा आगे आपको जाना होगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही जानिए कि मगध की दो राजधानियां हुई है, एक थी ग्रीवरज और एक थी राजगृह। देखिए स्टूडेंट्स, राजधानियां तो मगध की अनेकों हुई है, लेकिन मैं भी मिस कर गया। ग्रीवरज और राजगृह यह एक ही नाम है। क्या है? एक ही नाम है, इसको बदल करके राजगृह कर दिया गया। सॉरी स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, इसका जो क्षेत्र है पटना है, गया है, और ये भी बिहार की ओर ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे काशी, जो कि आप जिनके नगरी में जाने के लिए आप इतना ज़्यादा स्ट्रगल और इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जहाँ पे आपका जो स्कूल है अवस्थित है काशी विश्वनाथ की नगरी में, वहीं उसी काशी का हम लोग आज अभी बात कर रहे हैं। तो देखिए, यह काशी का जो राजधानी है वाराणसी है। क्या है? वाराणसी है, और आपका स्कूल भी वाराणसी में ही स्थित है। इसके आसपास का जो क्षेत्र है, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र, और आपको भी मालूम है कि यह सारे क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी, सॉरी, उत्तर प्रदेश की ओर अवस्थित है। आगे चलोगे तो देखोगे वत्स्य, ठीक है, इसका राजधानी कौशाम्बी है, और यह इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र हैं। और जब इलाहाबाद की बातें आ रही है तो इससे भी आप समझ रहे होंगे कि यह उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का क्षेत्र ही है यह, ठीक है। उसके बाद है वाजी है, ठीक है, या एक मिनट स्टूडेंट्स, वाणिज्य है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। इसका जो राजधानी है वैशाली है, विदेह है, और मिथिला है। वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र जो है, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, इसकी राजधानी के जो इसका क्षेत्र है। कोसल है, नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर पे, तो इसका है श्रावस्ती, जो कि आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। चलिए मैं इसको अभी रेड कलर से ना, वाइट कलर से हम आपको टिक करते हैं और बताते हैं कौन कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। अंग आपके लिए महत्वपूर्ण है, मगध महत्वपूर्ण है, काशी वत्स महत्वपूर्ण है, यह आपके लिए उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण, वाणिज्य ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। और अभी तक के फिलहाल की बातें मैं करूं तो सिर्फ थोड़ा बहुत करके यह आपके लिए उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जब आप इतना याद करोगे ही तो इन सारे चीज़ों को भी याद कर ही लेना, छोड़ना कुछ नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे चलेंगे तो देखेंगे आप, अवंती है, यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसका राजधानी उज्जैन महिष्मती है, ठीक है, और इसका जो क्षेत्र है मालवा यानी कि मध्य प्रदेश में है। उज्जैन, जो कि महाकाल की नगरी से अब प्रसिद्ध है, उज्जैन को महाकाल का नगरी कहा जाता है, ठीक है विद्यार्थी, यह बातें आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर में मल जो है इसका राजधानी कुशावती है, और यह देवरिया बस्ती गोरखपुर की ओर है, और ये भी उत्तर प्रदेश की ओर ही स्थित है विद्यार्थी। आगे 9 नंबर आप देखेंगे पंचाल है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो यह है हरिचत्र, ठीक है, हरिचत्र, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, और कंपिल्य, ठीक है, यह दोनों इसकी राजधानियां हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्र है बरेली है, बदायूं है, फर्रुखाबाद है। तो यह सारे जगहों का नाम तो हमारा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की ओर ही है। उसके बाद हमारा है चेदी है, जो कि इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए उतना नहीं है, ठीक है। चलिए, नहीं है उतना इम्पोर्टेंट तो जानिए, देखिए शक्तिमती है, ठीक है, बुंदेलखंड, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आगे की ओर देखेंगे कुरु है, कुरु का इंद्रप्रस्थ है, आधुनिक नई दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में इसका विस्तार है, इसके क्षेत्र हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे है मत्स्य, इसका है विराट नगर में इसकी राजधानी,
जयपुर, अलवार, भरतपुर राजस्थान, यानी कि भरतपुर जो है राजस्थान के आसपास का क्षेत्र जो है इसके क्षेत्र हैं। कंबोज जो है हाट है इसकी राजधानी। राजा जोरी एवं हजारा क्षेत्र है। सुरसेन जो है मथुरा है इसकी राजधानी। मथुरा उत्तर प्रदेश की ओर है, तो यही इसकी क्षेत्र है। आसमक जो कि पोटली और पोतन है इसकी राजधानी। गोदावरी नदी यानी कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। यह आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत का यह एकमात्र जनपद निम्नलिखित में से कौन है, एकमात्र जनपद निम्नलिखित में से कौन है, तो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो वह था अस्मक। ठीक है। नेक्स्ट है 16 नंबर गंधार है और इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राजधानी है स्टूडेंट्स, जो आपको देखने को मिलेगा तक्षशिला मिलेगा। क्या पे है गंधार का राजधानी? तक्षशिला है। और आपको बता दें तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है यह एक बहुत ही बड़ा धरोहर है। ठीक है। तो देखिए इसका जो क्षेत्र है रावलपिंडी एवं पेशावर जो कि पाकिस्तान में अभी पड़ता है। पहले यह हमारा इंडिया में ही था, लेकिन विद्यार्थी इंडिया विभाजन के बाद भारत को जब खंडित किया गया तो यह जो हमारा विश्वविद्यालय है, जो एक विद्या का बहुत ही बड़ा मंदिर है, वह पाकिस्तान की ओर बट गया। ठीक है। तो यह सारी चीज़ें महाजनपदों से रिलेटेड थी। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो आप स्क्रीनशॉट या नोट जरूर कर रहे होंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि नोट बना रहे हैं तो अच्छी बातें हैं, नहीं बना रहे हैं तो आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धोखा कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे बौद्ध। क्या देखेंगे? बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे और बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। बौद्ध एक बहुत ही महान पुरुष थे, बहुत ही, तभी तो इनको भगवान बुद्ध कहते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं और आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। बट स्टूडेंट्स मुझे ऐसा उम्मीद है कि जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया होगा अब लाइक ज़रूर करेंगे वह, क्योंकि यह कंटेंट CHS के लिए मात्र शिक्षा हब चैनल पे ही ऐसा देखने को आपको मिलेगा। इस तरीके का कंटेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ CHS एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए विद्यार्थी फिर मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, कुछ ऐसा ही अच्छे और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप ऐसा ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।